बंगाल में मेरी फिल्म जिसके लिए आप लोगों ने मुझे बुलाए वो बैन कर दिया गया था। मैंने 32,000 नंबर क्यों बोला इसको लेके पूरे देश डिस्कस कर रहा है। अरे बाबा वो अगर 31,290 होता तो क्या वो ज्यादा बिलीवेबल होता? एक देश में एक लड़की के साथ अगर कोई ऐसी गलत काम होता है। बसंती बसंती क्या हो गया? नहीं, हम ऐसे बराबर कैसे बैठ जाएं? नहीं नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। Whereas शाहरुख सर का बिल्कुल ऑपोजिट है. He will hug you, he will ask about you. मैं शाहरुख खान की डाई हार्ट फैन हूँ। हाँ जी, कहते हैं हौसले हो बुलंद तो मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं, मंजिलें आपके कदमों में आ जाती हैं। पता है, जब मैंने स्पाइसी शुगर्स क्लब स्टार्ट किया था ना, तो सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े बड़े लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर ला सकूंगी। पर देखो ना, मेहनत करते रहो, खुद पर भरोसा रखो तो काम बनते जाते हैं। और इस बार तो हम सभी के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था जब 2023 की एक जबरदस्त फिल्म द केरला स्टोरी के महान डायरेक्टर सुदीप्तो सेन और राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी के बुग्गू वेरी रिनाउंड एंड टैलेंटेड एक्टर विक्रम कोचर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए। और फिर शुरू हुआ सवालों जवाबों का जबरदस्त सिलसिला। बहुत सी ऐसी ज्वलंत बातें हुई जिन्हें सुनकर हमें गूज बम्स आ गए, जो हम सभी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए एक मैसेज थी। और इसी के साथ ही हमारे क्लब की एक बहुत ही टैलेंटेड मेंबर शिल्पा माहेश्वरी की गुदगुदाती हुई कॉमेडी। तो ये पूरी वीडियो जो है ना, जरूर देखें। और इसका लास्ट पॉइंट भी जो है ना, आपको एक मैसेज देगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और यार, साथ में चैनल पर एक लाइक या कमेंट करने में कितना टाइम लगता है, कर दिया करे ना। तो चलिए मिलकर देखते हैं इस वीडियो को। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार। सो दोस्तों, आज का एपिसोड है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए एक शानदार शाम जिसमें होंगे बहुत सारी ऐसी बातें जो आज तक आपने नहीं सुनी होंगी, और उन्हें लेकर आ रहे हैं एक काबिले तारीफ डायरेक्टर और उनके साथ में एक जबरदस्त एक्टर की जोड़ी, साथ ही है सरप्राइजेस का झटका और एंटरटेनमेंट का तड़का, और ये सब चीजें बना देंगी आज की शाम को शानदार। तो बोलो, आप सब हैं तैयार? ग्रेट। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं उस महान डायरेक्टर को जिनकी एक फिल्म ने 2023 में तहलका मचा दिया। वो फिल्म जो कि लोगों के लिए, हर इंसान के लिए एक सोचने का विषय थी। हम स्टेज पर बुलाते हैं अपने पहले गेस्ट सुदीप्तो सेन सर जी को, जोरदार तालियों के साथ। और इसी के साथ अब हम बुलाते हैं एक महान कलाकार जिसके आने से हमारी महफिल में लग जाएंगे चार चांद, जिनकी बेजोड़ अदाकारी ने बहुत सी फिल्मों में जान डाली है, एक अलग पहचान बनाई है, बहुत सी वेब सीरीज और फिल्मों के जाने माने एक्टर विक्रम कोचर। एक बार जोरदार तालियां फिर से। Hi, good afternoon everybody. हाय विक्रम, गुड टू हैव यू विद अस हियर, प्लीज। सर, आपका जब वीडियो मिला ना, मुझे एक अपनापन था उसमें, कुछ भी कह लें। ये बंगाली भाषा बड़ी मीठी होती है ना, बड़ी प्यार भरी है ना। तो क्या आप लोग रसगुल्ला और रसमलाई बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए ऐसा है? मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कि रसगुल्ला खाने से मीठा होता है कि नहीं, लेकिन सीरियसली पता नहीं ये बोलने के लिए ये सही जगह है कि नहीं। बंगाल में मेरी फिल्म जिसके लिए आप लोगों ने मुझे बुलाए वो बैन कर दिया गया था, और जो महिला ने उनको बैन किया था उनके साथ मेरी बहुत लड़ाई अभी भी चल रहा है। दीदी ममता दीदी। तो ममता दीदी के साथ मेरा एक लव एंड हेट रिलेशन है। तो इसलिए सब कुछ रसगुल्ला की तरह नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ। सबसे पहले हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। एक सुपर हिट देने के लिए, जबरदस्त सुपर हिट जो एक जिसने एक मैसेज भी दिया सोसाइटी को, द केरला स्टोरी। एंड अभी मैं बता दूं, अभी आपकी प्रोग्राम में आने से 10 मिनट पहले मेरे पास जी टीवी से एक मैसेज आया, जो अभी अभी मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट की, कि द केरला स्टोरी हैज बिकम द हाईएस्ट वॉच्ड हिंदी फिल्म इन एनी OTT चैनल। सो
I just got the message in my WhatsApp and मैंने अभी पोस्ट करके इधर आ रहा हूँ. ग्रेट, And it वंडरफुल. is all because of you. नहीं सर, इसका क्रेडिट आपको जाता है और मैं सोचती हूँ उससे बड़ा क्रेडिट इस बात को जाता है कि ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनाना वो बहुत ही करेज का काम है. इट्स नॉट इजी. तो एक बार फिर से अभिनंदन. आपकी जो पास्ट फिल्म्स थी उन्होंने काफ़ी मतलब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जो करना चाहिए था, लेकिन जबकि मूवीज़ वो भी बहुत अच्छी थी. द लास्ट मॉन्क वॉज अ रियल गुड मूवी एंड आई रियली लाइक दैट मूवी ऑल्सो. एंड उसके बाद ये एक आई जो 500+ करोड़ का बिजनेस कर गई. एंड बस्तर द नक्सल स्टोरी, उसको भी अभी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया है. तो एक डायरेक्टर की लाइफ में इतने उतार चढ़ाव क्या नहीं, आपको? एक्चुअली मैं डायरेक्टर की मतलब इसको जनरलाइज करने से पहले मैं मेरी जर्नी बता दूं. मेरी जर्नी जिस फिल्म से मेरी शुरुआत हुई थी आपने मेंशन की, द लास्ट मॉन्क. मेरी फिल्मों में अगर आपने मेरी फिल्मोग्राफी को फॉलो किए हैं, most of the film, and I mean, I think all of my film, it turned out to be a women-centric film. And my protagonists are women. My ideologies, which is been driven, all my films are based on the women ideas. So women are the center of my film. By the way, Kerala Story is the highest grossing women-centric film in the history of Indian cinema. So in spite of that, आपको देख जान के हैरान होगा कि आदा जो मेरी फिल्म की प्रोटैगनिस्ट है, कोई भी अवार्ड फंक्शन में दैट इंक्लूड्स फिल्म फेयर और जो भी बड़े बड़े फिल्म अवार्ड फंक्शन हैं, उसमें आदा इज़ नॉट इनवाइटेड. उसमें मेरी फिल्म को इनवाइट नहीं किया जाता है क्योंकि ये वुमेन सेंट्रिक फिल्म है और ये एक पेट्रियार्कल सिस्टम चलता है. इसको लेके ये मुझे नहीं लगता है कि ये जगह उसके डिस्कशन के लिए है, लेकिन मैं जो बातों की तरफ इशारा कर रहा हूँ आप सब समझते हैं. कोई हमारी समाज अभी भी तैयार नहीं है कि एक लड़की की, एक औरत की सक्सेस को अपवेल्ड करने के लिए उसको अलग अलग तरीके से उसको नीचे खींचा जाता है, उनकी अचीवमेंट को नीचे खींचा जाता है. ये हमारी सोसाइटी की विडंबना है, हमारी देश की विडंबना है. सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ. यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ. मेरे माइंड में एकदम आया एज आई एम अ यूट्यूबर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो. सो मेरी छोटी छोटी रील्स भी आती हैं. तो अभी मैंने एक छोटी सी रील बनाई थी सर, जो मैंने इस चीज़ पे बनाई थी कि अगर एक औरत घर के बाहर काम कर सकती है और तो एक आदमी घर का काम क्यों नहीं कर सकता. उस पर एक मिनट की रील थी जिसे मैंने सोचा कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो चलो उसको थोड़ा सा हम बूस्ट भी करें जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया. या इट वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इस धारणा को, इस कॉन्सेप्ट को पता नहीं अभी भी हमारे कंट्री को कितना टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में. मतलब जब ऐसे मंच मिलता है बात करना बहुत आसान होता है जी, लेकिन रियल लाइफ में आप अगर उस लोकेशन पे नहीं होंगे, जिस तरह की सिचुएशन मेरी जो लास्ट फिल्म है बस्तर, उसमें एक जो आप लोगों ने अगर वो फिल्म नहीं देखे तो वो फिल्म अभी Z5 OTT चैनल में अवेलेबल है. दो लड़की की स्ट्रगल है. दो लड़की बिलोंग करता है दो अलग अलग क्लास में. एक है IPS ऑफिसर, एक है ट्राइबल लड़की. Interestingly, the struggle which that IPS officer is going through, exactly the same struggle that tribal girl is going through. I mean, सबकी लड़ाई एक जगह पे एक ही हो जाता है. हर महिला की लड़ाई अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई, अपने नाम के लिए लड़ाई. मतलब मुझे अगर आज इस सीट पे बैठ के बात करने की मौका मिल रहा है, आई give the credit to my eldest sister who was a revolutionary who was in jail for 7 years and my mother. लेकिन आयरनी ये है, मेरी माँ को जाना जाता है, मेरी माँ सुदीप्तो की माँ या मेरी फादर की वाइफ या तो मेरी मामा की सिस्टर, उनकी नाम ना कोई जानते हैं ना कोई जानना चाहते हैं.
तो ये जो पहचान की लड़ाई है ना, ये लड़ाई आप ना आपकी मतलब पॉलिटिकल सिस्टम बदलने से आता है। ये लड़ाई एक ऐसे मानसिकता की लड़ाई, ऐसे मेंटेलिटी की लड़ाई है। ये लड़ाई हम सब जितना भी तरक्की कर ले, जितने भी इकोनॉमिक क्लासेस अटेन कर ले, ये लड़ाई बहुत दिन तक चलता रहेगा। इधर ही बहन जी तैयार हो रहा स्पाइसी शुगर को प्रोग्राम। बहन जी तैयार हो रहा वो खट्टी मोटी गोली को स्पाइसी शुगर को प्रोग्राम। कौन हो भाई? देखिए सही में घुसन नहीं दे रहे भी हमें अंदर भी समझ रहे हमें ऐसा ही आए बोले थोड़ा क्लासी प्रोग्राम है भी हमें ऐसे ही समझ रहे बहन जी। सही में जी या ये बैठी पूनम जी अरे पहचानो नहीं आवे झुमरी तलैया से चली आ रहे बसंती। कैसी हो जी? सही में सबको मौका दे देती हूँ। हमने एक बार कही हमें आने इनसे मिलने तो उनने हमें मौका दे दो। सही है। करेला की सब्जी बनावी सिखावी वाली आई। करेला नहीं है ये, द केरला स्टोरी के डायरेक्टर बैठे हैं यहाँ पर, सुदीप्तो सेन जी। इट इज नॉट करेला, दिस इज द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी। हमें कचूरो बहन जी जी आए हाँ। भाई साहब सैल्यूट कर रहे भाई साहब। सही है। नहीं सब करो देखो सैल्यूट करो। देखो एक और बड़ी वजह हम बताएं सैल्यूट करने की। अब भाई साहब का है दुनिया में आजकल सच्ची बात को कहबो नहीं चाहत है कि नहीं? सही बात इनने सही बात कह दी सबके आगे। अब हमारे घर की बात ले लो भाई साहब। अब जो हमारे पति आए ना वे हमारे बे समझ गए शर्म आ रही तो हमारे तो नाम नहीं ले। देखो हम बताएं तो वो काबा थोड़े कारे हैं। हम बताएं अब कितने कारे इतने तो सब मेकअप लगाए बैठी थोड़े भाई साहब हम बताएं ज्यादा कारे हैं। तो अब भी हमें इम्प्रेस करवे के लाने। देखो आदमी की जिंदगी तो बीवी के इम्प्रेस करवे में पूरी चली जाती। भाई साहब आप इम्प्रेस करत अपनी? नहीं सही बता दे, सही बता। नहीं सही बता, सही बता। एक्चुअली मैं शादीशुदा नहीं हूँ इसलिए मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ए दैया सही में तो क्या बताएं बे इतने कारी हमारे करिया पति एक दिन पाउडर लगा के भाई साहब और तैयार हो गए। बोले हम कैसे लग रहे? हमने कहा ऐसा लग रहा हो कि जैसे जामुन पे नमक बरकदा हो। लियो भाई साहब बे बुरो मान गए। आजकल सही बात कहने को जमाना नहीं है पर आपने सही बात कह दी भाई साहब। सही बता रहे। छू के देख ले बहन जी हम लग रहा है कि नहीं है? टच करके देख ले। सच में है, सच में है जी। एक बार बसंती क्या हो गया? नहीं हम ऐसे बराबर कैसे बैठ जाएं? नहीं बैठ जाओ। नहीं एक हमें प्राइवेट बात करनी है थोड़े पास में बैठ जाएं। हाँ। नहीं थोड़े प्राइवेट बात है भाई साहब जी। बात बताओ भाई साहब कच हो रहा हो नहीं जी बात बताओ भाई साहब। का है कि अब जैसे वो अब हमारे झुमरी तलैया में समझ रहे भाई साहब हम झुमरी तलैया से आए तो हम उतने खाना बनात चौका में ऐसे घूंघट डार के। अब भैया लोग खाना खात खूब तारीफ करत आग लगे कू के मालूम ही नहीं है खाना कौन बना रहा है। और जी हाल डायरेक्टर को काय हो जात भाई साहब। नहीं आपकी देखो है हीरो हीरोइन सबके पास डायरेक्टर को पर आपकी केरला स्टोरी सही में सबने सबसे पहले डायरेक्टर को नाम पूछो। नहीं आपको केरला स्टोरी में मेरा हीरोइन से पसंद आए थे? बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत ही बढ़िया। हमारी कच्चू स्टोरी बना दो है। हाँ जी हमारी स्टोरी बना। हाँ बिल्कुल बनवा देंगे। अब ना तुम जाओ, तुम अपनी भैंस को छोड़ के आई ना। आगरा स्टोरी। अब वो भाई साहब हमारी भैंस है ना भैंस। बसंती भैंस डूब जाएगी। हाँ वो जैसे आपको वो सिखा है ना सिखा वो ले भी आई ना एयरपोर्ट पे वो हमें ले भी आई। हम अपनी भैंसिया पे चला था हम बता दे का है तो वो का है पानी में नहाए दो ही भैंसिया। इट इज नॉट जस्ट मतलब ये सोसाइटी को मैसेज था। इट्स नॉट अबाउट कास्ट, नॉट रिलीजन, इट्स जस्ट अ मैसेज जो कि आजकल की जनरेशन के लिए है कि आंखें खोल कर प्यार करें, सोच समझ कर प्यार करें। आई मीन आजकल के ज़माने में जो हो रहा है अंधा प्यार और इंस्टेंट लव, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि सोच समझ के प्यार करे तो प्यार कहाँ से होगा। ये तो पॉसिबल डेफिनेटली नहीं है। लेकिन ये आपने सही बोला कि आंखें खोल के करें। प्रॉब्लम ये है कि
ये जो सिस्टम है ना, जो मैं 2014 से थोड़ा सा मैं पीछे चले जाए, जब से ये केरला स्टोरी की शुरुआत हुई थी, एक लड़की से मैं 2014 की कोई एक जनवरी की कोई एक दिन होगा, एक इंसिडेंस हुई। मैं नाम तो ले सकता हूँ अभी फिल्म की। अथीरा करके एक लड़की, वो 19 साल की लड़की थी, जिसका उसकी शादी हो गया था घर वाले को बताए बगैर एक मुस्लिम लड़के के साथ। शादी के अगले दिन उसको पता चलता है कि उसके अनजाने में उसकी पासपोर्ट बन गया और उसकी पासपोर्ट में सीरिया का वीज़ा लग गया। और ये वो जब देखा तो नेक्स्ट डे था, वो डर के मारे वो घर भाग के, somehow she manages to come back to her home और सारे कुछ वो अपने माँ बाप को बता देती है। उसके बाद पुलिस को इंटिमिडेट किया जाता है। उसका फादर सरकारी ऑफिसर था, तो फादर के पास खबर पहुंचता है। तो बाय आफ्टरनून पूरे घर के सामने कम से कम 50 लोग आ गए, पुलिस वाले आ गए, ये सब खबर सुनने के बाद। तो घर वाले ने डिसाइड किया, क्योंकि वो लड़की की नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था, बच्ची थी 18-19 साल की, तो उसकी नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था। तो उसके रिलेटिव्स ने उसको सजेशन करते हैं कि उसको लेके कोई ऐसे जगह पे चले जाए जहाँ पे प्रेस या पुलिस नहीं पहुँच पाएंगे। तो वो उसका घर था, उसका जो ओरिजिनल घर था वो है कासारगोड करके, केरल की एक्सट्रीम नॉर्थ में एक डिस्ट्रिक्ट है कासारगोड, जो कर्नाटका की मैंगलोर के साथ बॉर्डर है उसकी। तो कासारगोड शहर से 60 किलोमीटर दूर एक जगह पे उनकी फैमिली की घर था, एक गांव की घर था। तो एक शाम को एक ट्रेन पकड़ के ये लोग सुबह कासारगोड पहुंचते हैं, और कासारगोड पहुंचने के बाद ये लोग लोकल एक कन्वीनियंस से जब अपने गांव पहुंचते हैं, पता चलता है पिछले रात उसकी घर को कंप्लीटली आग से जला दिया गया। और अब सिचुएशन ऐसा है कि वो लड़की और उसकी फैमिली ना अपने गांव में रह सकते हैं, ना अपने शहर में रह सकते हैं, और सिचुएशन ऐसे बुरे हाल पे था कि उसकी माँ बाप भी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम उस लड़की को अपने से अलग करना पड़ा। ये कहानी केरल की, नॉर्दर्न केरला की 6 डिस्ट्रिक्ट की लाखों की लड़कियों की कहानी है। और मैं जब आपके सामने बैठ के ये बात कर रहा हूँ, मैं एक एक शब्द जो मेरी फिल्म में आप लोगों ने देखा है, आई स्टैंड बाई दोज वर्ड्स, बिकॉज ये लड़कियों ने मुझे ये कहानी बताए। मेरे पास 3 तो प्रोटैगनिस्ट मेरी फिल्म में थी। शालिनी जो लड़की अभी भी अफगानिस्तान की जेल में है, मैं अफगानिस्तान ये काबुल पहुंचा था उसके साथ मिलने के लिए, लेकिन मैं उसकी जेल तक पहुंच नहीं पाए थे, तो मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसके साथ बात हुई थी। मैं गीतांजलि जो लड़की ने सुसाइड की थी मेरी फिल्म में, उसकी माँ बाप से मेरी बात हुई। मैं घंटों भर उन माँ बाप से बात की। नीमा जो लड़की के साथ 3 दिन नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली एवरी डे 15 to 20 men used to rape that girl, उस लड़की के साथ मिले। और वो लड़की कैमरा में आके मेरी फिल्म की एंड में वो है कि मेरे साथ जो हुआ है और जो फिल्म में दिखाया गया। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, लोग हमारी बातों पे, मैं परहैप्स since my film been released, I traveled to not less than 100 cities of this country to tell the truth that what had happened with these girls. लाखों की लड़कियों के साथ क्या हुई है। लेकिन ये अगर कोई लड़कों के साथ होता था, मुझे लगता था लोगों के लिए बिलीवेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। मैंने 32,000 नंबर क्यों बोला, इसको लेके पूरे देश डिस्कस कर रहा है। अरे बाबा, वो अगर 31,290 होता तो क्या वो ज़्यादा बिलीवेबल होता? एक देश में एक लड़की के साथ अगर कोई ऐसी गलत काम होता है, सबकी सर शर्म से झुक जाना चाहिए। लोग मुझे डिस्क्रेडिट करने के लिए, मेरी फिल्म को डिस्क्रेडिट करने के लिए ऐसे ऐसे कहानियां बनाए कि इकोसिस्टम बनाए। यहाँ पे आप लोग बहुत एसी रूम में, बहुत कंफर्ट जोन में बैठे हैं। मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल सकता हूँ, आपकी फैमिली की लोग सेफ नहीं है। ये एसी रूम में बैठ के, कंफर्ट में बैठ के भी आप सेफ नहीं है। आप मालूम नहीं आपकी नेक्स्ट जो बैठे हुए हैं
वो इस देश को तोड़ने की प्लानिंग कोई ना कोई प्लान कर रहा है, बिकॉज इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। आपको समझने की ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। 140 करोड़ लोग साबुन यूज करता है, तो एक साबुन कंपनी दुनिया की सबसे बड़े साबुन कंपनी बन सकता है अगर हमारी देश में साबुन बेच सके। तो आप लोगों ने देखा होगा 80s में सडनली सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता सब ब्यूटी पेजेंट बनने लगे। क्या लगता है आपको अचानक इस देश में इतना लोग खूबसूरत लड़कियां आने लगे क्या? कुछ नहीं था, कुछ कॉस्मेटिक्स कंपनी को बेचना था। बॉम्बे में एक इंस्टीट्यूट है टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, वहां की एक स्टडी है कि गांव के लड़कियां, ये जब उस समय पे टेलीविजन आ गया था, गांव गांव में टेलीविजन पहुंच गए थे, और गांव की लड़कियां, और क्या होता था उस समय पे, ये लॉरियल वगैरह ब्रांड नहीं था, पॉन्ड्स था, पॉन्ड्स सबसे बड़ा ब्रांड था। 7 साल में, विद इन 7 years 92 करोड़ की बिजनेस 9,700 करोड़ में बदल गया था पॉन्ड्स की, जस्ट बिकॉज कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट। क्या होता था गांव में, वो लगता है ना मार्केट लगता है, हफ्ता में एक मार्केट लगता है, वो मार्केट में पॉन्ड्स की वैन जाते थे, तो गांव के लड़कियां 20 रुपया बचा के रखते थे, उस वैन से एक लिपस्टिक खरीदेगा। मतलब मैल न्यूट्रिशन पे होठ सफेद हो गया है, लेकिन 20 रुपया बचा के लिपस्टिक लगाना है, क्योंकि ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन वो लिपस्टिक लगाते हैं। तो बात क्या है कि हमारी देश में ये एक गिनी पिग है, हम सब एक दुनिया भर की एक कॉलोनियल, एक कैपिटल की वो चल रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, इसलिए हम कोई सेफ नहीं है। ये कुछ केरल की कहानी है, कुछ छत्तीसगढ़ की कहानी है, आएंगे तो कुछ नॉर्थ ईस्ट की कहानी लेके आएंगे। सो मेरी फिल्म अगर आप लोगों की आज जैसे पता चला कि इट इज द हाईएस्ट व्यूड हिंदी फिल्म इन OTT, तो मुझे ये खुशी हुई कि कुछ लोगों को तो मैं उनका हार्ट तो टच कर पाया। तो इसलिए मुझे सबसे थैंक यू कि आप लोगों ने फिल्म को इतना वो दिया। सुदीप्तो जी, आपको ये मूवी बनाने में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आई, आप लोगों को सिक्योरिटी भी, पुलिस प्रोटेक्शन रखना पड़ा था, कुछ ऐसा भी मैंने सुना। नहीं, मतलब फिल्म बनाने के टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं बाद था, में। सिर्फ केरला में शूटिंग नहीं कर पा रहे थे, तो केरला में हम लोगों ने काइंड ऑफ गरीला शूटिंग करना पड़ा। 7-8 दिन आधा को लेके हम लोग छुपे रहते थे दुकान में, कोई छोटे छोटे टी स्टॉल में, मौका मिलता तो शॉट लेते थे। तो वो एक चैप्टर था, लेकिन वो एडवेंचर था, कोई प्रोफेशनल हैजर्ड्स है, ये अभी अपने हिस्से का कहानी भी ये लोग बताएंगे। लेकिन बाद में बड़े मज़ेदार चीज़ें हुई। मतलब आपकी इधर आने के लिए अगर मैं कानून की तरफ पे जाऊं तो मुझे इधर 3-4 पुलिस वाले होना था, क्योंकि मुझे सरकारी हिसाब से सिक्योरिटी लेके घूमना है, लेकिन मुझे नहीं सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए मैंने लिया नहीं। तो कुछ पॉलिटिशियन ने मेरी एक आँख का दाम 20 लाख रुपया लगाया। किसी ने अगर मेरी आँख निकाल देंगे तो 20 लाख रुपया मिलेगा, 2 आँख 40 लाख रुपया। कोई अगर मुझे मार के लैंप पोस्ट में डाल दे तो 1 करोड़ रुपया। ये सब अलग अलग मेनू लिस्ट, प्राइस चार्ट बन गया है मेरा और मेरी प्रोड्यूसर की और आदा की भी। तो मुझे नहीं लगता है कि जो लोगों को करना होता है धमकी नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं सबके बीच में आके सिक्योर फील करता हूँ, इसलिए मैं कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लेता। मुझे लगता है कि दैट इज़ व्हाट आई कैन प्रूव दैट ये फिल्म जो मैंने बनाया, ये फिल्म इट्स डेडिकेटेड टू माय कंट्री, dedicated to the women of my country. So I don't need any protection because they are the biggest protector for me. In fact, इस फिल्म की जो सबसे पॉपुलर गाना है पागल परिंदे, वो एक मुस्लिम शायर ने लिखा है, तो जो 5 बार नमाज पढ़ते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो थ्रेट है हमारी लड़कियों के ऊपर, जो थ्रेट है, ये थ्रेट सिर्फ हमारी लड़कियों के ऊपर नहीं है, ये यूरोप भी जूझ रहा है आज, अमेरिका भी जूझ रहा है आज। जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ से भी, आप लोगों ने नेटफ्लिक्स में कैलीफट करके एक वेब सीरीज है, शायद वो देखे होंगे। वो कैलीफट इज सेम यूरोप की 2 लड़कियों की भागने की ये आईसिस ज्वाइन करने की कहानी है। तो मैटर ऑफ फैक्टली एवरी गर्ल, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल ऑल थ्रू, दैट एवरी गर्ल, एवरी वुमन, एवरी
female in this country, in this world are vulnerable. They are at a risk. And ये जितना जल्दी आप लोग समझ जाए उतना अच्छा है. केरला स्टोरी जैसी फिल्म वो vulnerability को टारगेट करता है कि हमें हर इंसान की जिंदगी एक सिक्योर्ड जिंदगी होने की एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट की तरह है. आपकी राइट है एक सिक्योर्ड जिंदगी. तो केरला स्टोरी इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट I mean it's a kind of tip of the iceberg which our society prevails to. क्या है कि बॉलीवुड में एंटरटेनमेंट को लेकर बहुत सी मूवीज़ बनती हैं जिन्हें बहुत सराहा जाता है और बहुत प्यार मिलता है दर्शकों का, उसे देखा भी ज़्यादा जाता है. बट आई फील कि जो रियल लाइफ स्टोरीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंस्पायर तो करती हैं और वो बननी भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा. तो आप कुछ और भी नहीं, हमारे एक्चुअली लिए क्या है, मुझे लगता है दिस इज द पावर ऑफ ट्रूथ. सच की एक बहुत खूबसूरती है कि अगर आप डिसाइड करें कि आप सच बोलेंगे, उस सिनेमा, पोएट्री, लिटरेचर, एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, व्हाटएवर यू से, इफ यू आर इन द साइड ऑफ द ट्रूथ, जर्नी इज डिफिकल्ट, बट वंस यू लिमिट द फैक्ट, आप बहुत जल्दी लोगों के दिल को जीत सकते हैं. बिल्कुल. ये ट्रूथ का पावर है. ये काश हमारी देश की बहुत लोग जान जाते. आप अगर सच्चाई बोलने के लिए, सच्चाई के साथ रहने के लिए अगर आप डिसाइड करें ना, आप बहुत जल्दी लोगों के दिल को टच कर लेंगे. बिल्कुल ठीक. तो इसलिए मुझे लगता है कि सिनेमा, आर्ट, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, पेंटिंग हो, पोएट्री हो, लिटरेचर हो, ये जितना सच्चाई की क्लोज होगा दुनिया में. जब ये आर्ट की हिस्ट्री आज से 8000 साल पहले से चल रहा है. लोग पहले केव के अंदर पेंटिंग करता था. बिल्कुल. केव पेंटिंग से लेकर आज तक समय के साथ साथ आर्टों की इवोल्यूशन हुई है, लेकिन हमेशा वो इंसान सोसाइटी के साथ जुड़े रहे. जब जब वो सोसाइटी से दूर जाता गया, वही सोसाइटी को बैकवर्ड मूवमेंट शुरू हुई. तो गुड दैट हमारी देश में अभी इस तरह की फिल्म बनने की एक माहौल बन रहा है. लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. नहीं तो मेरी फिल्म 400 करोड़ नहीं कमा सकता बिल्कुल था. ठीक. तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरा फिल्म तो था, लेकिन आप लोगों को दिल को टच किया था. तो ही आपने अपने पड़ोसी को बोला था ना, ये फिल्म देख के आओ, बहुत अच्छा फिल्म है. तो मुझे लगता है ये एक आंदोलन की तरह एक मूवमेंट है, और ये मूवमेंट की जड़ में सच होता है. जो सच कहानी बताएंगे, सच्चाई के साथ बताएंगे, तो वो विनर ही रहेगा. मतलब 400 करोड़ क्या, ये स्काई इज द लिमिट. सर, आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत मतलब मैं यही बोल के मैंने शुरू किया था कि मेरी हर फिल्म, मुझे लगता है कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया आप सबकी दुनिया है. मतलब हम लोग तो किराए में रहते हैं. आप लोग रहने देते हैं तो हम रहते हैं. हर माँ जो क्रिएट कर सकता है, भगवान क्रिएट कर सकता है और माँ क्रिएट कर सकता है. सो हर माँ भगवान है. तो उनके लिए क्या, वैसे उन्होंने हमें भेजा है लोगों के लिए कुछ करने के लिए, कुछ बात करने के लिए. मेरी माँ अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है all my success, whatever I have done, whatever I could do, whatever I will be doing, all are attributes to her. अब वक्त है बंगाली बाबू से हम पहुंचते हैं पंजाबी मुंडे दी तरफ. और दसो विक्रम जी की हालचाल? बढ़िया जी. सत श्री हाउ अकाल. आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है यहाँ कर? हाउ आर यू? आप डंकी फिल्म से थोड़ी इंग्लिश सीख कर आए हैं ना? हम भी सीख रहे हैं एक्चुअली थोड़ी. हाँ जी, थोड़ी सी जो सीख ली है मैंने अंग्रेजी. शुक्र है. मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बॉलीवुड में आपको कितना फर्क पड़ा, मतलब एक क्या बेनिफिट्स मिले एज, जैसे आप NSD पास्ड आउट थे, तो उसका बेनिफिट कितना मिलता है? काफ़ी मिलता है, क्योंकि ट्रेनिंग है एज एन एक्टर. तो आप जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एज एन एक्टर, जो आर्ट है, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि एक्टिंग एज एन आर्ट फॉर्म को समझना, ये एक वैसी वाली चीज़ है जो सरसरी तौर पे हम भी जब फिल्में देखते तो हमें सब चीज़ें आसान लगती हैं और समझ में आ जाती हैं. बिल्कुल. इस फॉर्म की खूबी ये है, इस आर्ट फॉर्म की खूबी ये है कि
ये आसान दिखना चाहिए, बिल्कुल। तभी वो लाइफ जैसा लगेगा आपको, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसा लगेगा। अगर वो डिफ़िकल्ट दिखेगा तो वो आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर हो गया। ट्रू। पर इसकी विडंबना भी यही है, क्योंकि वो आसान दिखता है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने उस फॉर्म को समझ लिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की देन है, ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है पूरा का पूरा, जो कि फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये इसने किसी तरीके से एक्टिंग के फॉर्म को, जो कोर्स बनाया है, वो इन्होंने कोशिश कर करके 3 साल में सम्मिलित किया है। ओके। क्योंकि सरकार की लिमिटेशंस हैं कि किसी हद तक फंड दे सकते हैं, उसके ऊपर नहीं दे सकते। उनका बस चलता तो वो उसे 5 या 6 साल का करते कोर्स। बट आई थिंक उधर वो ट्रेनिंग का एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आपको ये आर्ट फॉर्म समझ में आता है, और फिर आप इसे आसान तरीक़ों से कैसे लोगों तक ले जा सकते हैं उसकी समझ बनाता है, तो विच इज़ आई थिंक नेसेसरी। बिल्कुल, आपकी एक्टिंग में एक वो नेचुरल और एक वो ओरिजिनलिटी नज़र आती है कि आप बड़े इजी वे में कर रहे हैं एक्ट। नज़र नहीं आता कि आप एक्चुअली एक्टिंग कर रहे हैं। एक्चुअली आई टेल यू, मेरा बड़ा मन था कि मैं मूवीज़ में आऊँ, मुझसे गलती हो गई। NSD का डिप्लोमा मुझे भी ले लेना चाहिए था। वाओ। कौन हो तुम? हो कौन? बताती ना, अभी थोड़ा सा टचअप कर लूं। क्या रे, ये कौन सा लोकल पर्स लेके आया? मैं तेरे को बोली थी ना स्पाइसी शुगर में जाना है। वो माइकल चोर, क्रिश्चियन डोर या फिर गुच्ची लेके आना था ना। ओके भाई, ये तो विक्रम सर, पूनम दी, ये तो विक्रम सर इधर। क्या बताऊं, इश्श मला लाज वाटते। ये पकड़ रे पंखा, मला लाज वाटते रे बा। क्या मस्त एक्टिंग किया आपने डंकी में, क्या बताऊं। थू 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 थू, नजर नहीं लगे रे बाबा। अभी क्या बताऊं ना, मैं आपसे मिलने को आई, पहचाना नहीं क्या मेरे को? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? पहचाना नहीं क्या? वो 10 साल पहले आई थी ना मैं आपके यहाँ काम मांगने, मैं गंगूबाई। भूल गए नहीं क्या? वो जैसे आप स्टार बन गए ना करके मेरे को भूल गए। मैं भी, आप ऐसे सिलबट्टे बन गए ना, वो क्या बोलते, सेलिब्रिटी। हाँ, सिलबट्टे बन गए ना, मैं भी ऐसे सेलिब्रिटी मेड बन गई। नहीं तो क्या, पूरा ऑल इंडिया बाई एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है मैं, गंगूबाई माई सेल्फ। कंग्रेचुलेशंस। हाँ, वो मैं आई थी ना आपके पास 10 साल पहले काम मांगने। वो क्या, मैंने अपना डेब्यू ना शाहरुख के घर से किया, फिर अपना वरुण, सिद्धार्थ, सबके घर ऐसा थोड़ा थोड़ा किया। फिर क्या, उनकी शादी होती गई और मैं काम छोड़ती गई। आपकी भी हो गई क्या? हाँ, इनकी शादी हो चुकी है। आपकी भी हो गई। कोई बात नहीं, अभी मैं करेगी काम, क्योंकि क्या है ना, मैंने अपने टर्म एंड कंडीशन में ये वाला क्लॉ हटा दिया। मेरे को बैचलर के घर क्यों काम करने का मालूम क्या? आप लोग गलत मतलब निकाले ना, नहीं निकाले। अगो बाई, मला या वास्ते नाही का, तुम्हाला मराठी नाही येत ना? मराठी नाही येत, मी हिंदीत बोलते, मला येते हिंदी। मेरे को इसलिए नहीं करना वो बैचलर के घर में काम। वो औरतें रहती ना, चक 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 करते, औरतें इधर कचरा उधर कचरा, कुछ ना कुछ चक चक करती रहती, करके मेरे को बैचलर के घर में काम करना रहता। पर मैं क्या आपके घर में करूंगी, वो कर लूंगी, पर वो आपकी वाइफ ज्यादा चक चक तो नहीं करती? नहीं, आधे सारा समय वो घर पे नहीं होती। पक्का चक चक नहीं करती? नहीं करती। अब मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा। नहीं, ये नहीं कर पाऊंगा। नहीं मैं इनके साथ एक सेल्फी लूं क्या? हाँ, बिल्कुल ले लो। क्या ना है, मेरे सेक्रेटरी नंबर 2 देना जरा मेरे को मोबाइल। वो क्या, मेरा इंस्टा प्रोफाइल पे अपडेट करना रहता ना, तो फिर थोड़ा सा अपडेट करेंगी, मैं आपके साथ सेल्फी लेंगे। हाँ, ऐसा मुंह करूं, ऐसा। हाँ, आजकल सब ऐसे ही करते। ये पूनम दीदी, ये डायरेक्टर साहब के यहाँ भी लूं क्या? क्योंकि मेरा वो टर्म एंड कंडीशन थोड़ा चेंज हो गया ना, अब हीरो के अलावा मैं डायरेक्टर के साथ भी कर सकती। मेरा एक रिक्वेस्ट था आपसे, वो सिम्फनी में आपने उसको ऐसा किया ना, मेरी बहुत इच्छा है, एक बार मेरे को करो ना, मैं भी ऐसी करेगी, करो ना प्लीज।
मस्त मजा आहे. तो फिर ऐसा ना सोचना विक्रम सर मेरे बारे में कि म्हणजे मैं काम कर सकती कि नहीं. बस मेरा क्या है ना कि थोड़ा सा सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा के डिज़ाइनर कपड़े पहनती मैं. और अपना 4 दिन मेरा कॉन्टिनेंटल रहता है. और फिर उसके बाद क्या 3 दिन तो मैं जूस की फास्टिंग पे रहती. और बाकी तो सब आप ऐसे मुझे चलता. सैलरी दे देना. मेरा टाइम हो गया ना, वो मैं जाती दीदी, वो सेलिब्रिटी मेड होती ना तो मेरा भी टाइम रहता. मेरा टाइम तो देखो मेरी मुट्ठी में, मैं काम करते करते अपना टाइम देखती रहती. बिल्कुल नहीं क्या- जाओ, मनीष क्या बात मल्होत्रा है? वेट कर रहा होगा. अरे मेरा दूसरा कॉल आ रहा है, 1 मिनट. सो विक्रम, अभी बात हो रही थी आपकी शादी की, तो जी। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपका सफ़र, ये सुहाना सफ़र कैसा चल रहा है, कैसे मिले आप अपनी वाइफ से, और थोड़ा सा उस बारे में बताइए. एक फिल्म कर रहे थे, तो उस फिल्म के सेट पे मेरी इनसे मुलाकात हुई. मनाली में हम लोग शूट कर रहे थे. तो हम दोस्त बने. जी जी. और फिर मतलब फिर वो दोस्ती चली हमारी कुछ समय तक. एंड मेरे हिसाब से जो मुझे लगा, तो मैंने ही उनसे बोला कि जी. क्या आप सीरियस हैं, क्या आप इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहती हैं. तो उन्होंने बोला कि तुम क्या शादी की बात कर रहे हो. मैंने हाँ. तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं रुक जाओ शादी नहीं करते हैं अभी, रुक जाओ. सो शी वाज स्कैर्ड, बट आई सेड कि मेरी उम्र हो रही है एंड आई डू नॉट वांट टू गो हेड. मैं फिक्स करना चाहता हूँ अपने आप को. इफ यू आर ओके विद दैट. शी सेड ओके. एंड देन वी बोथ गॉट मैरिड. कोविड में हमारी शादी हुई थी. ओह वंडरफुल. वो बेस्ट टाइम था. लोगों ने बहुत से बच्चे भी पैदा किए उस टाइम पर. खर्चा बच गया मैम. सो आपने अभी डंकी में काम किया और केसरी में भी, आप दोनों में सरदार बने थे. क्या बात है, आपको सरदार वाला रोल बड़ा मिलता है. हाँ, क्योंकि मतलब मेरा ननिहाल वैसे तो झांसी में है, लेकिन माय मदर एंड माय फादर दे बोथ आर पंजाबीज. मेरी दादी सरदार थी, मतलब परदादी सरदार थी, एंड मेरी दादी भी सरदार थी. तो बिकॉज ये क्लैन है, तो वो जीन्स कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फिट हुए. सामने डायरेक्टर्स ने एक्सप्लोर करने के लिए बोला, हमने एक्सप्लोर किया, तो उन्होंने बोला अरे यार तू तो सरदार जैसा ही है. ही सरदार. मतलब डंकी का सरदार कोई नहीं भूल सकता. तालियां हो जाए एक बार, है ना. थैंक यू. सो शाहरुख खान और अक्षय कुमार दोनों के साथ आपने काम किया. कुछ उनके साथ में जुड़ी अपनी बातें बताना चाहेंगे, वो फिल्म टाइम की. क्या आपका एक्सपीरियंस रहा दोनों के साथ में? अक्षय सर तो काफ़ी विटी हैं, बहुत विटी हैं. एंड पर बेस्ट चीज़ ये है कि टाइम के काफ़ी पाबंद हैं. दोनों ही टाइम के Yes. काफ़ी पाबंद हैं. जो समय बताते हैं उस समय पे दोनों ही हमेशा हाजिर हैं. एंड अपने आप सेट पे उन्हें गलती करते हुए या ज़्यादा सवाल जवाब करते हुए नहीं देखेंगे, बिकॉज वो अपना होमवर्क करके आते हैं. तो मेरा ये मानना है कि जो भी इंसान जहाँ पर है वो किसी वजह से वहाँ पर है, और उन्होंने बहुत कुछ मेंटेन किया है अपने मेहनत करी. शरीर से लेकर बहुत सारी चीज़ों को लेकर. अक्षय सर की एक बहुत चीज़ फेमस है कि वो जो लाइंस होती हैं वो ऐसे एक प्लैक कार्ड पे लिखवा देते हैं. अच्छा. तो उनके सामने एक प्लैक कार्ड चलता रहता है. उससे थोड़ी सी असहूलियत ज़रूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी लाइंस याद नहीं रहती, याद रहती हैं. लेकिन वही कि मैं रीटेक नहीं दूंगा, मेरा टाइम बहुत कीमती है, काफ़ी महंगे एक्टर हैं, तो उस लिहाज से उनका ये सब रहता है. वेरएज शाहरुख सर में मैंने वो बहुत ही अलग चीज़ देखी. हिज मेमोरी इज़ अमेजिंग, हिज माइंड इज़ आई थिंक सो कोई सी दूसरी दुनिया का दिमाग है so उनका. witty also. And yes, he is very witty, he is very sensitive towards everyone. वो कभी भी कोई ऐसा मजाक नहीं करेंगे जिसमें आपको बिलिटल किया जाए. Whereas अक्षय सर शायद कोई ऐसा मजाक नहीं करेंगे जिसमें आपको बिलिटल ना किया जाए. तो दोनों में वैसा डिफरेंस है. मुझे याद है अक्षय सर के साथ पहले मैंने एक ऐड किया था, तो स्ट्रीक्स हेयर कलर का एक ऐड है. तो मैं केसरी के सेट पे ही उनसे मिला. हम तो महीने भर से रिहर्सल कर रहे थे, वो रिहर्सल पे नहीं आते थे. तो हम सेट पे मिले, तो मुझे लगा कि एक बारी मैं उन्हें याद दिला देता हूँ जाकर कि सर मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ. तो मैं उनके पास गया, मैंने सर मैं हाय सर कैसे हैं आप. बोले, हाँ बेटा बोल कैसा है तू, सही है. मैंने हाँ सर सही हूँ. हाँ बोल क्या बात है, क्या करना है तुझे. मैंने बोला सर वो मैं आपके साथ मैंने एक ऐड किया पहले. अच्छा कौन सा ऐड किया तूने. मैंने सर स्ट्रीक्स हेयर कलर का. बोला अच्छा ये हेयर कलर भी बनाने लग गए. मैंने हाँ सर वो वही बनाता है और कुछ नहीं करता है.
तो बोलते हाँ तो तू क्या कर रहा था उसमें? मैंने एक सर सीन था, बॉम्ब स्क्वाड है, एक बैंक में बॉम्ब लगे हैं। बोलते तू क्या बॉम्ब लगा रहा था? मैंने अरे सर बात तो सुन लो, बात ही नहीं सुन रहे। मैंने 3 लड़कियां बंधी हुई थी, उनके साथ आप बंधे थे, एंड बॉम्ब स्क्वाड से एक आदमी आता है जो बॉम्ब निकालता। तो बॉम्ब निकल गया तेरा? ओह गॉड। मैंने सर यहाँ मैं कुछ और कर रहा हूँ आपके साथ, मैं आपका बचपन का दोस्त हूँ, आर्मी में हूँ। हाँ ठीक है, जो बॉम्ब निकाल लिया ये भी निकाल देंगे, चल जा। So he would have this kind of a conversation and which is very witty. आपको बुरा मानना बुरा मान सकते हो, फिर हंस के आप उनके enjoy साथ काम कर कर रहे हो सकते हो। तो, बट आई थिंक एक तरीके से आइस ब्रेक करने के अपने अपने तरीके हैं। Whereas शाहरुख सर का बिल्कुल ऑपोजिट है। He will hug you, he will ask about you, and he'll be talking about कि भाई आपकी हेल्थ ठीक है, are you doing fine, नर्वस मत होना, लाइंस याद हैं, मतलब समझ में आया है, सीन डिस्कस करना है, so he would say that। वाओ। तो वैसा है। आपको तो क्या कहते हैं, उन्होंने आपका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, मैंने Yes. सुना है रात को शायद 1:30-2 बजे he was waiting for you, that was commendable, I mean। That was really Yeah. commendable because Yeah. सुबह 3:30 बजे, जी मतलब 12 बजे बर्थडे स्टार्ट हुआ, तो सुबह 3:30 बजे हमारी शूटिंग खत्म हुई। So I thought कि उनको ज़रूरत नहीं है ये सब करने का, मैं भी अपनी वैनिटी में बैठा हुआ था। बिल्कुल। Then suddenly I get a call कि बुला रहे हैं सेट पे, and I go there and Shahrukh sir is standing with 2 cakes and a Wow. knife in his hand and the unit is standing there। तो उन्होंने बुलाया and I was like बाप रे, रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, पर हाँ शाहरुख खान ने मेरा बर्थडे केक काटा। इट्स लाइक अ ग्रेट, वंडरफुल। मन्नत में भी जा चुके हैं आप? रिहर्सल के लिए जी जाना ही पड़ता है। यार, मन्नत में भी जा चुके हैं। मैं यहाँ पर अपनी एक बात बताऊं? जी क्या हुआ कि एक बार मेरी अपने हस्बैंड से बहुत झगड़ा हो गया था, अच्छा वाला झगड़ा हो गया था मतलब। एंड मैं शाहरुख खान की डाई हार्ट फैन हूँ, मतलब मैंने अपने बच्चों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि वो मेरा पुराने टाइम का बॉयफ्रेंड था। सो इट वाज लाइक कि मेरे हस्बैंड को लगा कि इसको बॉम्बे से बड़ा प्यार है, चलो मनाने के लिए, पैम्पर करने के लिए वो मुझे बॉम्बे ही ले गए। और बॉम्बे में ठहरे कहाँ हम? मन्नत के जस्ट 2 घर छोड़ के ताजलैंड्स, या वहाँ पर ठहरे। और प्रॉब्लम क्या होती थी, घूमते फिरते रात को वॉक कर रहे हैं तो माय हस्बैंड इज टॉकिंग विद मी और मेरा ध्यान वहीं पर है मन्नत में। यार काश शाहरुख खान दिख जाए, एक बार दिख जाए। वो मेरी किस्मत में नहीं था और मैं अभी तक नहीं मिल पाई हूँ, बट उनके बारे में इतना सब कुछ सुना है। एंड आई फील कि अगर मैं NSD पास्ड आउट होती तो शायद मैं भी अंदर होती मन्नत के। अच्छा, आजकल के यंगस्टर्स जो है ना, उन्हें अभी तक क्लैरिटी नहीं होती, मतलब अपने एक जिंदगी निकाल देंगे पर उन्हें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती कि लाइफ में क्या करना है। और मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को क्या 30-40 साल के भी हो जाते हैं कई बार, एक प्रोफेशन में होंगे, उसको छोड़कर फिर करियर चेंज हो जाता है। तो आप यंगस्टर्स को कोई ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे या थोड़े से बड़े लोगों को भी? मतलब मैम आई बिलीव कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज क्लैरिटी ना होना यानी कि यू आर स्टिल एक्सप्लोरिंग, दैट्स व्हाट आई Yes, फील। true. सो लाइक दिस इज अ क्वेश्चन जो कि काफ़ी बारी मुझसे भी पूछा गया कि तुम कौन सा रोल है जो करना चाहते हो, तो मेरे पास यही जवाब होता है जो अभी तक नहीं किया वो सब करना चाहता हूँ, और क्या बोलूँ। सो एक्टिंग में एक किक आता है, पर इफ समबडी आस्क मी दिस, इज एक्टिंग योर फर्स्ट लव, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट। आई हैव स्टार्टेड अर्निंग बिकॉज ऑफ इट। मैं कमा रहा हूँ शायद एक्टिंग की वजह से, इसलिए मैं अभी इसको पकड़ के रखा हूँ। तो मेरा और भी चीज़ें करने का मन है, मेरा पेंटिंग करने का मन करता है, मेरा गाना गाने का मन करता है, तो बहुत सारी चीज़ें। कभी कभार ये भी करता है कि शायद पढ़ाना शुरू कर दूँ, एक्टिंग ही सही, बट क्योंकि वही आती है, तो दैट इज़ व्हाट। सो आई थिंक क्लैरिटी ना होना इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग, बिकॉज हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि भाई डिसाइड कर कि तुझे क्या करना है, बट I think if you want to explore, you can keep exploring. So it's not a negative term. Yeah. लेकिन हाँ, आप कोई चीज़ करते हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, you should give it a 100% shot. ये ज़रूर होगा कि आपका मन नहीं लगेगा शायद किसी एक चीज़ में, आप बार बार एक चीज़ करने की वजह से आप उसमें बोर हो जाएंगे, लेकिन एक बार ही उसका थ्रेशोल्ड तो पकड़िए, एक बार उसका हाइट जितना आप ले जा सकते हैं, आपको लगता है कि आपने अपना मैक्सिमम उसमें दे दिया, वो देना चाहिए।
और मुझे लगता है कि आपके इंटरेस्ट का काम होगा तो वो फिर काम करने में आप इंजॉय करने लगते हो, चाहे कितना भी स्ट्रगल हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो। यहाँ पर मैं सभी लेडीज़ को भी ये बात बोलना चाहती हूँ, जैसे मुझे भी बहुत से लोगों के फ़ोन आए कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्या करें। सो समटाइम्स आई फील कि थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होना किसी काम में, करना शुरू कर दो। इट्स नॉट लाइक कि माइंड में आपके कोई आइडियाज़ आ रहे हैं तब आप एक्शन ले रहे हैं, कई बार एक्शन लेने के बाद आपको बेटर आइडियाज़ आने लगते हैं। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैम जी, वो है अपने आप से कांस्टेंट सवाल करते रहना। जी बिल्कुल। तो ये जो सवाल है उस सवाल में मुझे ये ज़रूर जानना है कि मुझे चाहिए क्या, व्हाट डू आई वांट। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग बॉलीवुड में आते हैं जी, टू बिकम फेमस, या वेराज बॉलीवुड में आप बॉलीवुड जाकर बॉलीवुड में काम करके आप फेमस ज़रूर होंगे, बिल्कुल उसका आउटकम वो है। जी, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल गो देयर टू एक्ट, एक्टिंग करने के लिए जाते हैं। बिल्कुल अगर जैसे एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। अब एक्टर्स में बहुत बेसिक कंफ्यूजन है जहाँ पर लोग फेमस होने को और एक्टिंग को दोनों को एक पैरेलल में डाल देते हैं। वेराज एक्टिंग करना एक अलग आर्ट फॉर्म को अप्रिशिएट करना है। मैं थिएटर में भी उतना एंजॉय करूँगा, मैं फिल्मों में भी उस आर्ट को उतना एंजॉय करूँगा। बिल्कुल फेमस होना उसके आउटकम है। सो बिल्कुल। वो अगर मैंने अपने आप से सवाल सही पूछा है कि मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे फेमस होना चाहिए तो फिर मैं वो काम करूं जिससे मैं फेमस हूं, फिर जिससे मुझे फेम मिले। या अगर मुझे एक्टिंग से सेटिस्फैक्शन मिलती है तो फिर मैं ज़्यादातर वो चीज़ें करना चाहूँगा जो कि मेरी एक्टिंग को बेहतर करें या मैं एक्टिंग में एक्सप्लोर कर सकूँ। वेरी उसका आउटकम ज़रूर फेमस होना भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप दोनों को हम बार बार देखना चाहेंगे, एक को पर्दे के पीछे, एक को पर्दे पर। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। you. आप दोनों ने आज स्पाइसी शुगर्स के कद को इतना ऊंचा कर दिया है, एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू बोथ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो ये था हमारा पूरा सेशन। इसके बाद विक्रम कोचर ने हमारी लेडीज को किया एंटरटेन डब शिराज खिलाकर। विक्रम ने एक्ट किया और हमारी लेडीज ने फिल्मों को गेस किया। इस बार के हमारे जो दोनों सेलिब्रिटी स्टार थे ना, उनकी पावरफुल थॉट्स और इनसाइट्स हम सभी के लिए एक लेसन थी, बहुत कुछ सिखा गए हमें। और इसके साथ ही उनकी सिंप्लिसिटी जो थी ना, हमारे दिलों को छू गई। आई फील सो गुड कि हम हर बार नए लोगों से मिलते हैं, हर बार कुछ नया सीखते हैं और उनसे मिलकर हम अपनी दुनिया को मीनिंगफुल बनाते जा रहे हैं। चलिए अब इसी के साथ चलती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और दिल की बातों के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।